भाई। और बलराज कुंडू कभी सरकार के अंदर कभी सरकार के बाहर, ये तो कहते हैं मेरी चलती नहीं, मतलब विपक्ष का एमएलए हो। अगर बलराज कुंडू कल एमएलए महम का बनेगा तो क्या सत्ता का एमएलए होगा? ये क्या गारंटी हो सकता है कल भी विपक्ष में रह जाए। लेकिन एक चौथा प्रत्याशी भी मैं मैदान में मान रहा हूं जो जोरदार टक्कर देगा। नौजवान लड़का है, वैसे तो हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का ग्राफ नहीं है ज्यादा, और लेकिन विकास नेहरा है लड़का निंदाना गांव से, आम आदमी पार्टी से, वो भी काफी मेहनत कर रहा है। और मेरी जो इलाके के लोगों से बात हुई है उसमें ये बात निकल करके आ रही है कि निंदाना गांव अगर मेजोरिटी में इकट्ठा होकर के उसका साथ देता है तो चुनाव उनका चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हमारे साथ वीरेंद्र राठी जी, ऐसी शख्सियत जो कि राजनीति के बारे में अच्छी खासी जो है नॉलेज रखते हैं और लगातार जो है टाइम टू टाइम किसी भी हल्के की बात करें, कहीं ना कहीं राजनीति की हलचल जो भी आसपास जो है आपके इर्द गिर्द चलता रहता है उसको लेकर जो है लगातार चर्चाएं करते रहते हैं और उसकी जो है अलग अलग चैनलों पे वीडियो भी डलती रहती है। आज वीरेंद्र राठी जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राठी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी तरफ से मैं आपके चैनल को और आपके व्यूवर्स को, सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। राठी साहब, लगातार हम जो है आपकी अलग अलग चैनलों पे न्यूज़ देखते रहते हैं, काफ़ी अच्छे जो है एनालाइज आप करते हो। जिस तरीके से हम पिछले चुनावों की बात करो, एक सर्वे की बात करें, जिस तरीके से आप जो वीडियो डालते हो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है एक रिजल्ट के समीप तक लेके जाते हो। और आज फिर जो आप हमारे साथ आए हो, कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव भी नज़दीक है, तो हम आज जो है महम हल्के को लेकर जो है आपसे चर्चा करना चाहेंगे। राठी साहब, सबसे पहले तो जो लोग आपसे आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं, उनके उनको जो है अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मास्टर वीरेंद्र राठी है, गांव मेरा भराण है, और मैं टीचिंग लाइन से करीब 22 साल तक जुड़ा रहा हूं। उसके बाद महम के अंदर मैंने हिंदू स्कूल में भी यहाँ पढ़ाया, RED के नाम से अपना स्कूल भी मैंने यहाँ सामण चुंगी पे किया, HD खेड़ी में भी मैंने पढ़ाया, और फिर मैं 2006 में जो है झज्जर जा कर के मैंने अपनी एकेडमी खोल ली, और वहाँ अपनी एकेडमी में अब कोरोना काल में मैंने बंद की है। एक्सपोनेंशियल सक्सेस के नाम से मेरी एकेडमी थी। लेकिन राजनीतिक रुचि जो मेरी है वो बचपन से है, और चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी में मैं करीब रहा। उन्होंने जब बनाई हरियाणा विकास पार्टी 1993 से लेकर के तब तक कांग्रेस में विलय नहीं हुआ था, तो मैं चौधरी बंसीलाल के साथ रहा। और विलय के बाद किसी न किसी का मत तो मैंने भी डाला है, किसी को मैंने समर्थन भी दिया है, लेकिन सक्रिय मेंबरशिप के तौर पर मैंने किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। और पिछले कुछ समय से मैं राजनीति के बारे में, हर जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करता हूँ। कुछ प्राइवेट एजेंसियों से भी मेरे संपर्क रहे हैं, तो ये मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को ढाल लिया है। तो राजनीति की बात करें राठी साहब, सबसे पहले तो आपसे जानो, अभी जो फिलहाल की हम बात करें, कहीं ना कहीं जो है राजनीति के लोग जो है आपके बारे में चर्चा भी करते हैं। बहुत बार जो है आपको जो है कांग्रेस पार्टी, या फिर मैं बात करूं हुड्डा परिवार से, आपको काफ़ी नज़दीकी से देखा जाता है, उनके प्रोग्रामों में भी आपको देखा जाता है काफ़ी बार। मैं रहा हूँ गांव में, जब कोई भी नेता आता है तो वो सारे गांव का एक तरह से वो अतिथि है, और उस अतिथि भाव से जाकर के गांव वाले मेरे को बुला लेते हैं, तो मैं वहाँ मंच संचालन का काम भी करता हूँ और स्वागत का काम भी करता हूँ। लेकिन मैं परहेज ये नहीं रखता कि भाई फलां नेता, किसी का भी, मेरी शुरू से ही एक आदत है, किसी भी पार्टी का जलसा अगर गाँव के अंदर होता है, अगर मैं गाँव में मौजूद हूँ तो मैं हर पार्टी के नेताओं के विचार सुनता हूँ, क्योंकि वहाँ से ही मुझे पता लगता है कि किस नेता में क्या खूबी है, क्या कमी है, किस पार्टी की क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। तो ये एक पार्ट है जीवन का, और मैं तो चाहता हूं कि सभी नेताओं के आदमी ने विचार सुनने चाहिए। अगर उन्होंने अपनी राजनीतिक जानकारी को बढ़ाना है तो सभी के विचार सुनेंगे, तो सभी के बारे में हमें अच्छी जानकारी उपलब्ध होगी। राजनीतिक तौर पे बात करें तो आपके कोई, जिस तरीके से आप बता रहे हो, राजनीतिक तौर पे आपके किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं? कोई संबंध नहीं है। जब मैं सक्रिय सदस्य रहा चौधरी बंसीलाल की पार्टी का, जब से उन्होंने विलय किया, मैंने 2 रुपए की किसी पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली। राठी साहब, हम बात करते हैं महम हल्के की, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और हर नेता जो है बड़े बड़े जो है अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। महम हल्के में के बारे में आपको भी अच्छी खासी नॉलेज है।
अलग अलग जो है नेता, अब की बार जो है, जो नेता पहले चुनाव लड़ चुके हैं या फिर कुछ लोग नए भी आए हैं, बात करें हम शमशेर खरकटा की या फिर आनंद सिंह दांगी की या फिर बलराज कुंडू की, हर कोई जो है अपने परिवार से नए सदस्य को सामने लेकर आ रहा है। शमशेर खरकटा जो है कहीं ना कहीं उनकी धर्मपत्नी जो है राधा अलावत, वो आगे निकल के आई है, कहीं ना कहीं उम्मीद लगा रहे हैं कि अब की बार जो चुनाव राधा अलावत लड़ने जा रही है। आनंद सिंह दांगी की बात करें, उन्होंने अपने पुत्र को उतारा है। और बलराज कुंडू की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी जो पत्नी है वो भी सक्रिय नजर आ रही है। तो किस तरीके से आपकी बार देखते हो, क्या पिछली बार जो रिजल्ट मिला था फिर से जो है वही रिजल्ट मिलने जा रहा है, बलराज कुंडू फिर से जो है महम हल्के से जो है सीट निकालने जा रहे हैं, या फिर दोबारा अब की बार जो है कोई नया नेता जो है निकल के आएगा? बड़ा सटीक प्रश्न आपका है। और इसमें हम पहले बात करें विधायक वर्तमान में जो हैं बलराज कुंडू के बारे में। आपने बताया कि इनकी धर्मपत्नी भी काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन ये निश्चित है कि महम से बलराज कुंडू की धर्मपत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी, बलराज कुंडू स्वयं चुनाव लड़ेंगे। और इन्होंने एक पार्टी का जो गठन किया है उसके लिए भी ये भागदौड़ कर रहे हैं कि बाकी हलकों से भी मेरे को उम्मीदवार अच्छे मिल जाएं, ताकि 2-4 सीट हमारी पार्टी की हो, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। लेकिन महम से बलराज कुंडू खुद लड़ेंगे। और पिछला चुनाव इन्होंने ठीक ठाक मार्जिन से 10-12 हज़ार वोटों का मार्जिन, कोई छोटा भी नहीं होता, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, तो सम्मानजनक वोटों से ये चुनाव जीते थे। दूसरी बात आई आनंद सिंह दांगी जी की। आनंद सिंह दांगी जी महम हल्के के सबसे पुराने नेताओं में शामिल हैं, क्योंकि पहला चुनाव इन्होंने 1991 में लड़ा था, जो हिंसा की भेंट चढ़ा। दोबारा उपचुनाव हुआ, वो चुनाव भी एक निर्दलीय प्रत्याशी आमिर सिंह जी की हत्या के कारण रिजेक्ट हो गया था, कैंसिल हो गया था। फिर इन्होंने राजीव गांधी के बुलावे पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ा, एमएलए बने, मंत्री भी बने। विकास के काम का ये दावा इनका बार बार रहा कि जब मैं एसएस बोर्ड का चेयरमैन था, मैंने महम के अंदर नौकरियां ज़्यादा लगवाई, मंत्री काल में भी मैंने काम किए। लेकिन कहीं कहीं उस समय मुझे लगता है कि आनंद सिंह दांगी भले ही कैबिनेट में थे, भजनलाल कैबिनेट के अंदर, लेकिन एक दबाव में थे, खुल करके काम ये उस समय पे नहीं कर पाए। जितना होना चाहिए था वो काम उस समय पे नहीं हुआ है। और उसका खामियाजा ये हुआ कि 1996 का जो महम का चुनाव आया, तो दूसरी तरफ से बंसीलाल की पार्टी शराबबंदी के नारे को लेकर के प्रदेश के अंदर चली थी, भाजपा के साथ समझौता था। और स्वरूप सिंह जी जो हरियाणा विकास पार्टी के कैंडिडेट इन्हीं के गांव से थे, वो नुकसान इनको हुआ। फिर दांगी साहब जो है आगे लगातार 2005, 9, 14 के चुनाव लगातार जीतते रहे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस इलाके प्रदेश के सीएम बने। तो विकास कार्यों की जहाँ का मुख्यमंत्री होता है, तो उसके हिसाब से विकास कार्यों में गति भी आती है। तो उस चीज़ का फ़ायदा दांगी साहब को भी मिला, पार्टी को भी मिला और इलाके को भी मिला। और 2019 का जो चुनाव आया, उसमें जो बलराज कुंडू जी महम में एक नए प्रत्याशी के तौर पर आए थे, समाज सेवक के रूप में इनकी छवि काफ़ी उभरी, उस छवि का फ़ायदा उनको मिला। और 2019 के चुनाव में आनंद सिंह दांगी जी चुनाव हार गए। और अब जो समीकरण बदले हैं कि आनंद सिंह दांगी ने पीछे जो जनसभा की थी महम के अंदर, कार्यालय का उद्घाटन किया था, उसमें तो पब्लिक के सामने और कांग्रेस हाईकमान ही कहूँगा, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, जेपी जी और जो लोग थे, उनके सामने स्पष्ट कर दिया कि मैं जो है चुनावी राजनीति से बाहर हो रहा हूँ, वैसे राजनीति से बाहर नहीं हो रहा। और अपने बेटे को उन्होंने आगे कर दिया। रही बलराम दांगे की बात कि जब नए प्रत्याशी के तौर पर पहला चुनाव जिनका होगा, और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरा पहला चुनाव जब हम अपने बेटे को आगे पेश कर रहे हैं जनता के सामने, कि वो जीतने के लिए लड़ा जाए। सब आदमी ये सोच करके आते हैं। तो उसमें मुझे लगता तो है, एक तो चीज़ इन्होंने की है कि जो युवा वर्ग जितना महम का है, युवा वर्ग के ऊपर बलराम दांगी की पकड़ ठीक ठाक है, और उसमें वो पकड़ जो है बलराज कुंडू की भी ठीक ठाक है। लेकिन आनंद सिंह दांगी के साथ जो पुराने व्यक्ति जुड़े हुए थे, जो पुराने लोग थे, हकीकत बात ये होगी देखने की, वो पुराने लोग आनंद सिंह दांगी की बजाय बलराम दांगी को कबूल करते हैं, स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं। अगर वो कहीं न कहीं इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई दांगी साहब के लड़के हैं और उन्होंने तुम्हारी से पूछ करके इसको आशीर्वाद देने की बात कही है, तो मुकाबला बड़ा कांटे का मैं मानता हूँ कि महम के अंदर होगा।
और तीसरे प्रत्याशी जो आपने शमशेर खरकड़ा के रूप में बीजेपी की तरफ से बताए, तो शमशेर खरकड़ा जी प्रयास कर रहे हैं। 3 चुनाव लगातार इन्होंने विधानसभा के लड़े हैं। पहला चुनाव तो इनका काफ़ी टफ मुकाबले में हारे थे, दूसरा भी काफ़ी टफ मुकाबला था, लेकिन जो पिछला चुनाव आया वो भी काफ़ी मुकाबले की बात थी कि नियर अबाउट दांगी साहब के आसपास की वोटें शमशेर खरकड़ा को मिली थी। और अब की बार जो किसान आंदोलन देश के अंदर चला था, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा रोष है। और ये जो लैंड अपने महम चौबीसी की लैंड है, इसमें विशेष रूप से भाजपा को जो किसान वर्ग है, ये किसान आंदोलन के कारण थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत रसूख शमशेर खरकड़ा के जो हैं वो ठीक ठाक मैं समाज के अंदर मानता हूँ। और इन्होंने ये देखा कि भाई 3 चुनाव तुमने लड़ लिए, दाव नहीं लग रहा है, तो अब की बार लगता है कि भाई मेरी धर्मपत्नी राधा लाव जी कोई चुनाव मैदान में आगे कर रहे हैं। और ये भी आप कन्फर्म नहीं कह सकते कि टिकट इनकी हो, भले ही इनको मिल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उथल पुथल की राजनीति आज चल पड़ी है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, उससे बहुत से समीकरण बहुत बदल गए हैं। तो हो सकता है कि महिला का ये दावा करके कि वह महिला को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, भविष्य में भी ये महिला रिजर्वेशन का जो बिल लेकर के आए हैं, जो इन फ्यूचर जाकर के इम्प्लीमेंट होगा, तो वो दाव भी खेल रहे हैं। लेकिन एक चौथा प्रत्याशी भी मैं मैदान में मान रहा हूँ जो जोरदार टक्कर देगा। नौजवान लड़का है, वैसे तो हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का ग्राफ नहीं है ज़्यादा, और लेकिन विकास नेहरा है लड़का, निंदाना गांव से, आम आदमी पार्टी से, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहा है। और मेरी जो इलाके के लोगों से बात हुई है, उसमें ये बात निकल करके आ रही है कि निंदाना गांव अगर मेजोरिटी में इकट्ठा होकर के उसका साथ देता है तो चुनाव उनका चलेगा। और चुनाव चलेगा तो महम का जो मुकाबला होगा वो चौकोनिया मुकाबला होने की पूरी संभावना अब की बार मुझे लग रही है। लेकिन कुछ लोग आप अपने कयास हैं जनता के, कोई कहता है कि भाई बलराम दांगी जी चुनाव पक्का जीत जाएंगे, कोई कहता है बलराज कुंडू जी जीत जाएंगे, कोई कहता है कि दोनों के अंदर फाइट है, बाकी ये दोनों पिछड़ जाएंगे। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है, अभी 1 साल का समय है, 1 साल का समय जो आदमी, जो प्रत्याशी ज़्यादा मेहनत करेगा, वो जो ज़्यादा अपने वोटरों को लुभाएगा, आकर्षित करेगा अपनी तरफ, तो उसको फायदा मिलेगा। लेकिन चुनाव महम का आसान किसी भी प्रत्याशी के लिए नहीं है। राठी साहब, जिस तरीके से आपने चारों नेताओं के बारे में जो है चर्चा की हमने आपसे, बात करते हैं हम बलराज कुंडू की, जो चुनाव पहले वो जीत चुके हैं, जिस मुद्दे को लेकर और जिस तरीके की राजनीति उनकी रही है, कहीं ना कहीं उनको जो है एक सामाजिक जो है समाज की जो है सेवा करने वाले के रूप में देखा जाता है कि हाँ भाई सामाजिक जो है व्यक्ति है, उसी का उनको फायदा भी मिला। जिस तरीके से हम बात करें, उन्होंने बहुत सारी बसें चलाई, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ लगातार वो करते रहते हैं। अब की बार क्या देखते हो आप, किस तरीके से जो कार्यकाल उनका रहा है, क्या वही फायदा लेके जो है वो आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आसपास के एरिया की जो है आपने भी जो है जिस तरह का एनालाइज किया होगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि विधानसभा भी के अंदर जो है जब से वो गए हैं, विधायक बने हैं, विधायक रहते हुए क्या काम कुछ उन्होंने कुछ काम करवाए हैं? जो आपका प्रश्न बड़ा सटीक है कि भाई इन्होंने समाज सेवक की छवि इनकी है, और वो खाली महम के अंदर नहीं है बल्कि प्रदेश भर में है। इनके जो काम इन्होंने किए, जैसे बस चलाने का काम किया, या गरीब बच्चों की सहायता का काम किया, या खेलों के अंदर जो भाग लेने वाले बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति से जो परिवार कमज़ोर हैं, उनकी ये मदद करता है, ये बड़ा सराहनीय कदम है। लेकिन महम हल्के की तासीर जो है वो थोड़ी सी बदली हुई है। पूरे हरियाणा प्रदेश में आप कहीं भी देखोगे तो महम हल्के का जो आदमी है वो अलग प्रकार की सोच रख करके चलता है। 1987 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी 82, 85 और 87 से महम की जनता ने एमएलए बनाए, तो 82 में भी उनकी सरकार नहीं बनी थी, 85 का बाई इलेक्शन में भी वो सरकार में नहीं थे तो भी जिताया, 87 में वो सरकार में आए। तो उस समय में विकास कार्यों की महम चौबीसी के अंदर गंगा सी बही, और ये सारे जो नेता थे, जिसमें शमशेर खरकड़ा भी है, समूचा हरियाणा ही समझो उस टाइम चौधरी देवीलाल में ही हो गया था। उसके बाद जो काम हुए, यहाँ नौकरियों के काम हुए, या बाकी आपके बस स्टैंड उस टाइम समय का बना हुआ है, तो लोगों को एक चस्का लग गया नौकरियों का, और वो जाकर के ब्रेक लग गया 1991 में जब आन सिंह दांगी कांग्रेस पार्टी से बने और मंत्री बने,
तो इतने बच्चों को रोजगार यहाँ पे नहीं मिला जितना 1987 से लेकर के 90 तक मिला था। तो लोगों के अंदर वो टीस रही और उसी का परिणाम ये रहा कि मैं मानता हूं कि आनंद सिंह दांगी जी 2 चुनाव लगातार हारे, 96 का भी हारे और 2000 का चुनाव भी हारे। क्यों? बराबर की नौकरियां जो चौधरी देवीलाल के समय पे मिली थी उस दौर में, उस 5 साल के कार्यकाल में इतनी नौकरियां ये नहीं दिला पाए। उसके बाद जो 2005 में आनंद सिंह दांगी यहाँ से विधायक बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो 2 प्लान वो रहे। तो उस समय आप किसी भी गांव में या महम शहर के अंदर, कस्बे के अंदर भी पूरा सर्वे करके देखोगे तो सबसे ज्यादा रोजगार इस इलाके के अंदर उस समय के 10 साल के कार्यकाल में, हुड्डा साहब के कार्यकाल में मिला। तीसरी बार आनंद सिंह दांगी यहाँ एमएलए बन गए, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बने, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बन गए। रोजगार तो मिला लेकिन उस रोजगार का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया। एक तो जैसे भाजपा सरकार कह रही है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिए और मिले हैं, ऐसे बहुत से नौजवान बच्चे नौकरी पर लगे हैं कि जिनकी कोई अप्रोच नहीं थी या जिनकी कोई जानकारी नहीं थी, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, फेयर सिलेक्शन हुआ है। इस चीज के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी, वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, इनको बधाई देता हूँ। लेकिन जिस प्रकार का दौर पहले था हुड्डा साहब के कार्यकाल में कि भाई कई आदमी कमजोर होता, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसका बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, 19-20 का अंतर है तो धक जाते थे। फिर तो उस समय भी होते थे। क्या हुड्डा साहब ने नौकरियों के अंदर किसी को घर से पकड़ के लेके रातों रात लगा दिया? उन्होंने भी एंट्रेंस टेस्ट लिया, एस्टेट प्रणाली उन्होंने लागू की थी टीचर्स के लिए, और उन्होंने भी स्क्रीनिंग टेस्ट लिए। सिर्फ एक इंटरव्यू को ही भाजपा ने खत्म किया है और उनके टाइम पे इंटरव्यू था। तो अब बलराज कुंडू जी जैसे बने हैं, लेकिन बलराज कुंडू जी व्यक्तिगत तौर से तो किसी को, आज बच्चे को ये नहीं कह सकते कि मैंने तेरा फलाना जॉब के लिए मैंने तेरी सिफारिश की है, तेरे को नौकरी पे लगवाया। लगा तो वो जो मेरिट सिस्टम है सरकार का चलता रहा उसके बेस पे तो लगा, और कुछ बच्चे लगे भी हैं। लेकिन महम के हल्के के लोगों को इस प्रकार का नेता चाहिए, अगर उनका कोई भी काम है तो उनके जाते ही मंत्री को फोन करे या मुख्यमंत्री को फोन करे या प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करके उनका काम करवाए। और बलराज कुंडू कभी सरकार के अंदर कभी सरकार के बाहर, ये तो कहते हैं मेरी चलती नहीं, मतलब विपक्ष का एमएलए हो। अगर बलराज कुंडू कल एमएलए महम का बनेगा तो क्या सत्ता का एमएलए होगा? ये क्या गारंटी? हो सकता है कल भी विपक्ष में रह जाए या अकेला बन करके जाए, सीएम क्या पता कौन बने। तो इस चीज से थोड़े से लोग बलराज कुंडू से, पिछले जो चुनाव में इनके साथ थे, उन लोगों का इतना जरूर कहना है कि भाई अगर काम अगर इलाके के अंदर ज्यादा चाहिए तो पार्टी के नेता को जिताना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मानते हो आप भी, जिस तरीके से पहला जो चुनाव था और अब की बार जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पे भी लड़ा जाएगा? विकास के मुद्दों पर तो निश्चित रूप से चुनाव होगा। विकास के मुद्दों पर अगर बात जाएंगे तो 2 राष्ट्रीय पार्टियां महम के अंदर हैं, तीसरी राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट नया है ना, उनके हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी है। आम आदमी पार्टी भी तो आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लिए हुए है। लेकिन जो विकास का मुद्दा होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी विकास का मुद्दा चलाएंगे कि हमारे समय पे इतना विकास हुआ, वो कहेंगे हमारे समय पे इतना विकास हुआ। तो महम के ओवरऑल विकास की जहां तक बात है उसको बताने के लिए तो बलराज कुंडू जी के पास कुछ नहीं है। अच्छा, हम बात करें जिस तरीके से अभी जो है भाजपा नेता जो है शमशेर खरकड़ा की बात कर रहे थे या फिर आनंद सिंह दांगी की बात करें, दोनों जो है अपने परिवार से नए सदस्यों को ले गए। शमशेर खरकड़ा जी अपनी धर्मपत्नी को और आनंद सिंह दांगी जो है कहीं ना कहीं अपने पुत्र जो है बलराम उनको लेके आ रहे हैं। अब जो है इनके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं, दोनों के ऊपर जो है परिवारवाद जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ऐसा ये करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका नुकसान भी हो सकता है इनको। नहीं, फिर नुकसान अगर इनको होगा तो फायदा मिलेगा किसको? ये पद्धतियां आज से नहीं, पुराने समय से चली आ रही हैं। अब आप किसी भी पार्टी को उठा करके देख लो, किस पार्टी के अंदर नहीं है। हाँ, कुछ अपवाद तो जरूर हो सकते हैं। अब राजस्थान में चुनाव चला हुआ है, एक हेमाराम चौधरी जी हैं, उस जैसे तो पॉलिटिशियन आज हिंदुस्तान के अंदर विरला ही हो सकता है, कोई आदमी एक आध ही हो सकता है जिन्होंने पिछले चुनाव में ये कहा पब्लिकली कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनता उनके दरवाजे पर जाकर के बैठ गई। फिर राहुल गांधी जी ने उनको कहना पड़ा फोन करके आप चुनाव लड़ो, उन्होंने लड़ा। अब की बार उन्होंने मना कर दिया। 3 दिन 25,000 आदमियों की महाजन पंचायत उनके घर के सामने इकट्ठी होकर के बैठी रही, हाथ जोड़ती रही कि जी आप चुनाव लड़ो, लेकिन उन्होंने कर दिया मना। तो ऐसे आदमी तो विरले होते हैं। लेकिन राजनीतिक परिवार जो है ना, जिस परिवार में राजनीति आ गई तो वो अगली जो जनरेशन होती है वो स्वाभाविक रूप से उसकी राजनीति में ही जाने का प्रयास करती है। ये आनंद सिंह दांगी देखो 9 चुनाव लड़ चुके हैं, 4 बार जीते हैं और 2 चुनाव इनके जो है वो
कैंसिल हुए हैं और 3 चुनाव हारे हैं। तो इतना इनको हर आदमी, हर हल्के के हर घर को ये जानते हैं कि ये घर है किसका। तो सीधी सी बात है, अपने बेटे को राजनीति की तरफ बढ़ाएंगे। रही शमशेर खरकड़ा की बात, अगर ये शमशेर खरकड़ा जी ये आरोप लगाएं कि भाई आनंद सिंह दांगी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, भाई आप भी तो एक पार्लियामेंट का और 3 MLA के 4 चुनाव लड़ चुके, भाई आप अपनी पत्नी को फिर टिकट दिलाने के लिए क्यों आगे बढ़ा रहे हो? ये बलराज कुंडू आज कर रहा है कि ये युवराजों को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई बलराज कुंडू आज तो नौजवान अवस्था में है, इनका तो पता हमें 20 साल बाद चलेगा ना कि ये अपने परिवार से किसी को राजनीति में चुनाव लड़ाएंगे या नहीं लड़वाएंगे। हो सकता है आज तो कह दे मैं नहीं लड़वाऊंगा, लेकिन ये हरियाणा प्रदेश की एक पृष्ठभूमि सी है, बल्कि देश के नेताओं की है कि जिस परिवार में राजनीतिक झगड़ें जिसकी जम जाती हैं तो वो परिवार राजनीति में उसकी अगली पीढ़ी आती है। मैं इसको ज्यादा गलत भी नहीं मानता। ऐसे कहोगे तो आप चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे, फिर भूपेंद्र हुड्डा जी थे, फिर दीपेंद्र हुड्डा जी थे। आप चौधरी देवीलाल के परिवार को देख लो, चौधरी भजनलाल के परिवार को देखो, चौधरी बंसीलाल के परिवार को देखो, आप परमेंद्र ढोल जो एक्स MLA हैं, चौधरी दल सिंह के बेटे हैं शायद जोलाना से, आप उनको देखो, चौधरी लहरी सिंह के परिवार को देखो। तो ये सारे के सारे किसी भी आप उसमें क्षेत्र में जाओगे तो बैकग्राउंड इनके परिवारों का, पूर्वजों का, पॉलिटिक्स का है, ये गलत नहीं है। राठी साहब क्या मानते हो, अगर बलराम दांगी चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? जिस तरीके से लोग जो आनंद दांगी सिंह दांगी को अभी भी देखना पसंद करते हैं कि वही हमारे नेता हो। इसमें तो देखो कोई दो राय नहीं है। अगर आनंद सिंह दांगी खुद चुनाव लड़ेंगे तो मेरा अपना मानना यह है कि बलराम दांगी से ज्यादा वोट उनकी आएंगे। लेकिन बलराम दांगी जी भी चुनाव मैदान में हैं, नौजवानों से वो जुड़ रहे हैं, उधर से दूसरे कैंडिडेट भी नौजवानों से जुड़ रहे हैं। तो इतना तो फर्क है कि लोगों का मत ज्यादा लोगों का ये है कि दांगी साहब को खुद लड़ना चाहिए। वो इस सोच के आधार पे भी कह रहे हूँ कि वो पुराने साथी इनके हैं, इनके से वो मिलने वाले रहे हैं। भाई बच्चा पहली बार चुनाव मैदान में उनका लड़का आ रहा है कि भाई इनका व्यवहार कैसा रहेगा, थोड़ा सा ये सोच करके दांगी साहब का व्यवहार लोगों ने देखा हुआ है। तो ज्यादा पसंद तो इसलिए करते हैं कि जो आदमी 9 चुनाव लड़ चुका है और 9 चुनाव में से उनके समर्थक कोई 9 के 9 चुनाव में भी साथ रहे हैं, कोई 7 में 7 चुनाव में साथ रहा है, कोई 5 में साथ रहा है, तो जिस नेता के साथ अटैचमेंट हो जाती है ना तो वो तो चाहते ही हैं। जैसे आज हरियाणा प्रदेश जो है चौधरी देवीलाल को याद करता है, ओम प्रकाश चौटाला के भगत जो हैं वो भी चौधरी देवीलाल के कारण उनके साथ जुड़े थे। तो ये परंपराएं तो चलती रहती हैं कि भाई सीनियर लीडर को सभी चाहते हैं कि भाई सीनियर लीडर आगे आना चाहिए। अच्छा राठी साहब, आपने जिस तरीके से आप हल्के के अंदर घूमते भी रहते हो, एक मेन समस्या है महम हल्के की पूरी पानी की समस्या। उसको लेकर जो है पार्टियां जो है लगातार जो दावे करते रहे, या निर्दलीय विधायक की बात करें, हर कोई जो कहता है कि विधायक, निर्दलीय विधायक तो बोलते हैं हमारी चलती नहीं, पार्टी के जो नेता है वो बोलते हैं हम लगे हुए हैं। क्या लगता है जानबूझ के इस तरीके की राजनीति के जो है द्वेष के कारण ये हो रहा है कि महम हल्के का विकास नहीं हो रहा? जो सार्वजनिक और सामूहिक जो काम है ना उसमें ये बात नहीं होती कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ मेरी चलती नहीं है, मैं ये काम नहीं करवा सकता। अगर ऐसा हो तो बीजेपी तो आज केवल 90 में से 40 सीटों पे जीती हुई है, बाकी 50 हल्कों में तो इसका मतलब कोई विकास की गारंट जाए ना, ऐसा नहीं होता। ये विधायक ने प्रयास करना चाहिए। और जो सरकार हमारी है, अपने खट्टर साहब हैं या और जो मंत्रालय जिसके पास है पानी का और जो विभाग जिसके पास है उसको देख रेख करके इस चीज को करना चाहिए। इससे सारी जनता को फायदा है। आपस के जो आरोप प्रत्यारोपों में सत्ता पक्ष और विपक्ष को नहीं उलझना चाहिए। इससे जनता की कठिनाई को आप समझो और जनता की जो तकलीफ है उसके लिए तो सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी एकजुट होकर के सरकार के सामने और अधिकारियों के सामने हमने गुहार लगानी चाहिए कि कम से कम जनता की समस्या का आप समाधान करो। इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राठी साहब, अगर हम विधायक की बात करें बलराज कुंडू की, किस तरीके से देखते हो? साथ ही साथ वो बोलते हैं कि मेरी चलती नहीं है, मैं सरकार में नहीं हूँ। लेकिन कहीं न कहीं उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि मैं हर बार जो है विधानसभा का सत्र हो तो वहाँ आप लोगों की समस्या उठाता हूँ। क्या वहाँ समस्या उठाना ही काफ़ी है? देखो समस्याएं उठाते हैं, पिछले जो 2-3 सेशन हुए हैं हर बार जो उन्होंने समस्या मैंने उनके वीडियो अच्छी प्रकार से देखे हैं, बल्कि मैं हर नेता की जो क्वेश्चन वहाँ उठाते हैं मैं चेक कर देखता रहता हूँ। तो उसमें बड़े जोरदार तरीके से आवाज़ इन्होंने पीछे उठाई है। लेकिन उसके लिए मान मनोबल करो, हाथ पांव जोड़ो, CM से मिलो, रिक्वेस्ट करो, मंत्री से मिलो,
और मिलकर के एक ही प्रयास करना चाहिए कि जी 1 साल चुनाव का बचा है और जनता की परेशानी है और जनता की समस्याओं को दूर करना खाली एक विधायक का काम नहीं, सरकार का काम है। तो इस प्रकार की बातें जब वो मुख्यमंत्री जी से या संबंधित मंत्रालय के मंत्री से करेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे काम हो सकते हैं। प्रश्न विधानसभा के अंदर बड़े जोरदार तरीके से उन्होंने उठाए हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा तो ठीक रहा, हम खाली सरकार के ऊपर नहीं फोड़ सकते, फाइल लिए घूमना पड़ता है वहां सेक्रेटरीट में, तो इतना समय निकालेंगे। अच्छा राठी साहब, ओवरऑल हम बात करें 2024 के चुनाव में, हालांकि अभी समय है, समय बदलते देर भी नहीं लगती, लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है, किसको कहाँ किस स्टेज पे आप देखते हो? आज की परिस्थिति ये है कि 1 साल अभी चुनाव है, अभी ज्यादा जल्दबाजी होगी कि कौन अप है कौन डाउन है। अभी बीच में पार्लियामेंट का चुनाव भी है, वहां से भी काफी माहौल बदलेगा और पार्लियामेंट का जब चुनाव डिक्लेयर होगा, नेता इधर से उधर भी होंगे और फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, उसके बाद भी नेता इधर से उधर होंगे, फिर टिकटों का दौर चलेगा, तो भी भागदौड़ पार्टियों में मचती है। लेकिन आन सिंह दांगी के लड़के बलराम की तो टिकट कन्फर्म सी मान करके चल रहे हैं कि कोई दूसरा दावेदार महम के अंदर है नहीं कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी महम के अंदर तकरीबन जो है ना, वो राधा अलावत जी, एक तरह से ओम प्रकाश धनखड़ जी तो चबूतरे के ऊपर डिक्लेयर करके ही गए थे, लेकिन जैसे कि अपने महंत सतीश दास जी हैं, ये भी दावा कर रहे हैं बीजेपी की टिकट का कि मैं प्रयास में हूँ। एक दो प्रत्याशी और भी हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। और इधर से आपके जो बलराज कुंडू हैं, सीटिंग एमएलए हैं, तो ये भी अपनी सीट को और जीत को बरकरार रखने के लिए जी तोड़ लगाएंगे। ये भी हर आदमी के निरंतर संपर्क, अपना अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। उधर से जो नौजवान लड़का आम आदमी पार्टी से है, विकास नेहरा भाई, वो भी काफ़ी प्रयास में है कि नौजवानों का साथ लेकर के पंजाब और दिल्ली को उदाहरण दे करके कितना हम बिजली फ्री करते हैं, कितना महिलाओं का किराया हमने माफ़ किया है, क्या क्या हम सुविधाएं दे रहे हैं। तो दूसरे प्रदेशों की सरकार की उपलब्धियां ही तो यहाँ बताएंगे, दिल्ली की और पंजाब की, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से मैं इन चारों प्रत्याशियों को मैदान में मानता हूँ। और जो मैंने बताया कि भाई विकास नेहरा को अगर गाँव का साथ मिलता है और दिल से अगर गाँव जुड़ता है तो मुकाबले से बाहर निश्चित रूप से मैं उनको नहीं मानता। बाकी पार्लियामेंट का चुनाव जिस दिन हो जाएगा, उस दिन के 1 महीना के बाद आपको क्लियर तस्वीर हम ये बता देंगे कि कौन प्रत्याशी कितने वोटों से यहाँ चुनाव जीत सकता है। अभी बहुत जल्दबाजी में उसमें मानता हूँ। तो राठी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है इतना कीमती समय निकाल के हमारे पास आप आए। नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे मुलाकात होगी, चुनावों के समय फिर से जानना चाहेंगे, और जो है चुनावों के रिजल्ट से पहले जो है एक सटीक सा आंकड़ा आपसे फिर से लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो है वीरेंद्र राठी जी। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा लगातार हमारे साथ, नेक्स्ट अपडेट में जब भी कोई न्यूज़ हमारे पास आती है फिर से आप लोगों के साथ इसी तरीके से जुड़ेंगे और इसी तरीके से लगातार जो है नई नई अपडेट आप लोगों के लिए ढूंढते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।